आज हम ऊष्मागतिकी जो चैप्टर हमने जहाँ तक कल किया था उसके आगे करेंगे। तो कल हमने शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक लघु रूप में ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, प्रथम द्वितीय नियम, इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसके अतिरिक्त जो प्रसार कार्य है, दाब प्रसार कार्य, जिसको प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क बोलते हैं, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, उसका मान हमने ज्ञात कर लिया था। तो आज हम उसके आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये ऊष्मा या ऊर्जा संरक्षित है। ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो क्या है, नियत है। ये दोनों तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब गणितीय रूप में इसको किस प्रकार से एक्सप्रेस करें उसको आज हम देखेंगे। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम का गणितीय रूप, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप। ठीक, ये गणितीय रूप से इसको और दूसरे तरीके से लिख दें, इसको गणितीय निरूपण। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, Q बराबर डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। Q बराबर डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। अब इसका क्या मीनिंग है? Q यहां पर क्या है आपके, ऊष्मा। E क्या है, आंतरिक ऊर्जा। और डेल्टा ई क्या हुआ, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। W क्या है आपके, कार्य। ठीक, तब इसको किस प्रकार से हम इसको, जो इसका गणितीय जो निरूपण है, तो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो उसका तरीका ये है कि कोई भी निकाय, किसी भी निकाय को जो दी गई ऊष्मा है, किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने या उसमें परिवर्तन करने के एवं उसके द्वारा बाह्य कार्य करने के कार्य में आती है। तो गणितीय रूप इसका ये हुआ। वापस से आप सुन लीजिए, किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा, किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा, उसके द्वारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एवं उसके द्वारा बाह्य कार्य करने के कार्य में आती है। यह है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम जो नियम है, उसका गणितीय निरूपण। अब मान लीजिए इसके अंदर हम अल्प परिवर्तन करते हैं। अल्प परिवर्तन किसमें, आपके dq, एक अल्प परिवर्तन के लिए या सूक्ष्म परिवर्तन के लिए हम इस इक्वेशन को किस प्रकार से लिख सकते हैं? ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है सूक्ष्म परिवर्तन के लिए। बातें नहीं करेंगे भाई कोई भी, सूक्ष्म परिवर्तन के लिए। तो एक अगर सूक्ष्म परिवर्तन के लिए कहें तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, और एक फाइनाइट चेंज के लिए ये हो दोनों इक्वेशन। ठीक, अब मान लीजिए आपका कोई तंत्र है, वो विलगित है। कैसा है, विलगित तंत्र है। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो विलगित तंत्र में जो ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है, कौन से तंत्र में, विलगित, आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हमने पढ़ लिया था विलगित तंत्र कौन सा तंत्र होता है, ऐसा तंत्र जो ना तो पदार्थ का आदान प्रदान कर रहा है अपने परिपार्श्व से, ना ऊष्मा का आदान प्रदान कर रहा है। तो इसमें वैल्यू रखिए आप, ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें वैल्यू रखने की कोशिश करें आप। विलगित तंत्र के लिए क्या होगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या होगा, 0। भाई किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर रहा है वो, आदान। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गई एक विलगित तंत्र के लिए। किसके लिए है इक्वेशन, विलगित तंत्र के लिए। इसी प्रकार से चक्रीय प्रक्रम हो, कैसा प्रक्रम हो, चक्रीय, वो भी लिखिए आप अलग अलग। चक्रीय प्रक्रम के लिए अब आप बताइए चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं? कल हमने पढ़ा था चक्रीय प्रक्रम, जो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था गुजर के वापस प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले, वो क्या प्रक्रम होता है आपका, चक्रीय प्रक्रम। और चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल्टा ई बराबर होता है 0।
डेल्टा ई बराबर क्या होता है, क्योंकि वो पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर रहा है, तो ऊर्जा परिवर्तन क्या हुआ, निल, जीरो हो गया, शून्य हो गया। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो गया, जीरो। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। चक्रीय परिवर्तन के लिए क्या हो जाएगा, क्यू बराबर डब्ल्यू, यानी निकाय को जो दी गई ऊष्मा उसके कार्य करने में व्यय होगी। जो निकाय को ऊष्मा मिल रही है वो किस काम में आ रही है, कार्य करने के काम में आ रही है। ठीक, ये हो गया आपका चक्रीय परिवर्तन का। फिर इसके बाद हम बात करेंगे चक्रीय परिवर्तन का है तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा। जो हमारा टॉपिक है वो है तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा। तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा। तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा। एंथैल्पी को जो व्यक्त करते हैं जिस सिंबल से वो है H। ठीक है, तो ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम कहता है डेल्टा ई बराबर क्या है आपके, डेल्टा ई बराबर Q माइनस डब्ल्यू। ठीक, ईबी और ईए से क्या तात्पर्य है, ये तंत्र की जो आपका सिस्टम है निकाय की दो अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक और अंतिम, या जहां से आप शुरू कर रहे हैं और जहां आप पहुंचना चाहते हैं इस सिस्टम के अंदर, ये डिफरेंस है। ठीक है, पहली चीज इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं मैं इसको। दूसरा, हमने कल कैलकुलेट किया था कार्य, दाब प्रसार कार्य। क्या कैलकुलेट किया था हमने कल, तो वो इस इक्वेशन से W बराबर क्या था, P डेल्टा V। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी, कौन सी इक्वेशन है, ठीक है, W बराबर P डेल्टा V, दाब प्रसार कार्य बोलेंगे इसको। अब मान लीजिए तंत्र की अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो नियत आयतन पर हो रहा है। किस पर, नियत आयतन। तंत्र की अवस्था में परिवर्तन नियत आयतन पर हो। अब नियत आयतन पर हो रहा है यानी V कांस्टेंट है आपका। क्या है नियत आयतन पर, तो dV बराबर क्या होगा बताओ, वो बताएंगे। हाँ आपके पीछे, हाँ बैठो बैठो, आप बैठो, उनको बताने दो। dV क्या हो जाएगा जब V कांस्टेंट है तो, हाँ 0 हो जाएगा। गुड, यानी जब V क्या है, नियत है, तो dV क्या हो जाएगा, 0। ठीक, बैठ जाइए। तो ये हमारी इक्वेशन ये है, क्या है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दीजिए, मैं उसको वापस से रिपीट करूंगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कि चुपचाप से देख रहे हैं और समय नहीं, आप बिल्कुल आप पूछिए, आपको बताया जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर क्या है, ईबी माइनस ईए बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। ये कौन सा समीकरण है आपका, ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है उससे हमने ये लिखा है। दूसरा ये क्या है, दाब प्रसार कार्य है। अब मान लीजिए जो मेरा निकाय है जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ, जिसका अध्ययन कर रहा हूँ, उस निकाय में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किस पर हो रहे हैं, नियत आयतन पर हो रहे हैं। ठीक है, नियत आयतन का मतलब V कांस्टेंट है, तो dV क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, तो डेल्टा ई ये डेल्टा ई बराबर, ये V मैंने क्या लगाया, सब स्क्रिप्ट लगाया। सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे की तरफ उसमें सिंबल। इस सिंबल से क्या तात्पर्य है कि ये जो आप चेंज देख रहे हैं, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन आ रहा है यहाँ पर, ये किस पर है, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन किस पर है, नियत आयतन पर। किस पर है, वापस सब लोग पीछे भी आप ध्यान देंगे, ये जो परिवर्तन हो रहा है किस पर हो रहा है, ये नियत आयतन पर हो रहा है। इसलिए मैंने V सिंबल का प्रयोग किया है। और जब मैं P लिखूंगा तब क्या मतलब होगा उसका, नियत दाब पर। तो अभी जो, क्योंकि क्या हुआ,
जैसे ही dv शून्य हुआ तो ये जो w है, w बराबर क्या है, p डेल्टा v, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। w क्या मान क्या हो जाएगा, यहाँ शून्य हो जाएगा। वापस से समझिए, डेल्टा ई बराबर क्या है, q माइनस डब्लू। डब्लू बराबर क्या है, p डेल्टा v, और डेल्टा v का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा जब v कांस्टेंट है। तो ये वाला भाग क्या हो गया, शून्य हो गया। तो डेल्टा ई बराबर क्या आ गया, q। लेकिन ये परिवर्तन किस पर हो रहा है, नियत आयतन पर, इसलिए मैंने लिखा है डेल्टा ई बराबर q v। वेरी गुड। इसके अतिरिक्त मान लीजिए तंत्र की अवस्था में जो परिवर्तन है वो स्थिर दाब पर किया जाए। सेकंड में बात कर रहा हूं, अब स्थिर आयतन की नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अब तंत्र की अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, जो निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, उस वक्त क्या है, आपका दाब स्थिर रहता है। क्या रहता है, आपका दाब स्थिर रहता है। कंडीशन नंबर, ये तो ए हो गई। अब कंडीशन नंबर बी क्या है साहब आपकी, तंत्र की अवस्था में परिवर्तन। ये जो मैं बोल रहा हूं तंत्र की अवस्था में परिवर्तन, इसका मतलब तंत्र एक जहां से शुरू हो रहा है उससे दूसरी जगह जा रहा है। मान लीजिए ए से शुरू करते हैं हम, बी तक जा रहा है, यानी मान लीजिए एक t बराबर 0 समय से शुरू किया हमने, शुरू में रिएक्शन लगाई और 15 सेकंड बाद उसको ऑब्जर्व किया। तो एक तो टाइम t इज इक्वल टू 0 और एक 15 सेकंड पश्चात हमने जब सिस्टम का उस निकाय का अध्ययन किया। तो तंत्र की अवस्था में परिवर्तन किस में है, नियत दाब पर। नियत दाब से मतलब P क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट से तात्पर्य नियत। ठीक, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, यही हम वापस लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन, 1। तो इक्वेशन 1 की सहायता से, इक्वेशन नंबर 1 की सहायता से डेल्टा ई बराबर क्यू पी माइनस डब्लू, ये हमारी इक्वेशन आई। कंडीशन कौन सी है, ये वाली आपकी। जब तंत्र की अवस्था में परिवर्तन नियत दाब पर हो रहा है तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम वाली जो समीकरण है, जो उसका गणितीय रूप है, पीछे दिख रहा है आपको, रेड टी शर्ट नहीं दिख रहा है नीचे से, ठीक है, अभी मैं उधर लिख दूंगा, यहां तक भी नहीं दिख रहा है, चलो उधर लिखते हैं। मैं इधर लिख रहा हूं ये इक्वेशन, डेल्टा ई बराबर क्यू पी माइनस डब्लू, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर, इसको 3 डाल लो और इसको इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, ये है आपका जब सिस्टम में जो चेंज हो रहा है वो नियत दाब पर हो रहा है। अब इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो आप देख लीजिए, डेल्टा ई बराबर मैं लिख सकता हूं ई बी माइनस ई ए। अब ये ई बी और ई ए क्या है, ई ए क्या है, ई ए आंतरिक ऊर्जा ए अवस्था में, और ई बी क्या है, आंतरिक ऊर्जा बी अवस्था के अंदर। ई बी माइनस ई ए इज इक्वल टू क्यू पी, डब्ल्यू की जगह मैं लिख सकता हूं पी डेल्टा वी। डब्ल्यू की जगह मैंने क्या लिखा है, पी डेल्टा वी। आ रहा है आपके समझ में, डब्ल्यू की जगह मैंने क्या लिखा है, पी डेल्टा वी। या मैं इसको और थोड़ा इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, ई बी माइनस ई ए इज इक्वल टू क्यू पी, पी डेल्टा वी की जगह मैं लिख सकता हूं वी बी माइनस वी ए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस इक्वेशन को जरूरत है, इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक दूसरे टर्म्स को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे पदों का। तो देखिए ई बी प्लस पी वी बी, एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म माइनस ई ए प्लस पी वी ए, एक टर्म ये हो गई, बराबर क्यू पी। देखें सभी लोग, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। हमने क्या किया, ये इसको पी को अंदर मल्टीप्लाई किया, पी को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और उसको किधर ले गए, लेफ्ट हैंड साइड पर, किधर ले गए, बाईं तरफ ले गए। ठीक, तो ई बी प्लस पी वी बी, बीच में माइनस का चिन्ह
फिर EA प्लस PVA बराबर QP। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो टर्म है, ये जो समीकरण है, इसको समीकरण नंबर 5 दे देते हैं हम। क्या देते हैं? समीकरण नंबर 5। अब आप देखेंगे समीकरण नंबर 5 में जो बाईं ओर जो कोष्टक में जो बंद टर्म है, उन टर्म्स को बोलते हैं पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसको? पूर्ण ऊष्मा अथवा एंथैल्पी। ठीक, जो बाईं ओर जो टर्म है इक्वेशन नंबर 5 में, ऐसे ही ये भी यही चीज है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं H से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? तो ये क्या है? HA। ये ब्रैकेट वाली टर्म क्या हो गई? HA, और बाईं ओर ये लेफ्ट वाली HB। गुड, वेरी गुड। HB माइनस HA बराबर QP, या डेल्टा H इज इक्वल टू QP। एक समीकरण हमारी ये आ गई। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है? 6। क्लियर है? वापस से हम देखेंगे एक बार हमारी जो इक्वेशन, हमारा जो सिस्टम है, निकाय है, जो वो अवस्था A से अवस्था B में जा रहा है। हमारा निकाय अवस्था A से अवस्था B में जा रहा है, लेकिन इस दौरान आपका जो दाब है वो क्या रहता है? नियत रहता है। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम की सहायता से हम लिख सकते हैं डेल्टा E बराबर QP। QP क्या है? नियत दाब पर अवशोषित की गई ऊष्मा माइनस W। W बराबर होता है P डेल्टा V, दाब प्रसार कार्य जो हम निकाल चुके हैं। तो डेल्टा E क्या है? अंतर है आंतरिक ऊर्जा में, अंतर दोनों अवस्थाओं में। तो EB माइनस EA इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V। फिर डेल्टा V भी क्या है? आयतन में अंतर, प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन। तो अंतिम आयतन में से प्रारंभिक आयतन घटा दीजिए, तो VB माइनस VA। ये हमारी समीकरण आ गई। अब इसको माइनस P को अंदर गुणा करेंगे और फिर किधर ले जाएंगे? लेफ्ट साइड में। तो E के साथ E और ये जो B है, B के साथ B वाली टर्म और A के साथ A वाली टर्म को हम लिखेंगे। तो हमने ये लिख लिया, B वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया और A वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया बराबर QP। तो इससे हमने निकाल लिया डेल्टा H बराबर QP, यानी ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको बोलते हैं एंथैल्पी। तो हमने दो टर्म निकाल ली, एक तो QV और एक QP। ठीक है, तो QP क्या है आपका? नियत दाब पर अवशोषित की गई जो ऊष्मा है वही क्या कहलाती है? आपकी एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी में परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, या पूर्ण ऊष्मा में जो परिवर्तन। तो पूर्ण ऊष्मा में जब परिवर्तन की हम बात करेंगे या एंथैल्पी में परिवर्तन की बात करेंगे, तो हमारे दिमाग में अपने आप स्वतः ये चीज़ आ जानी चाहिए कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये नियत दाब पर हो रहा है। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जब हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो यानी परिवर्तन नियत दाब पर हो रहा है। और जब हम बात कर रहे हैं आंतरिक ऊर्जा की, किसकी? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की, तब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये जो परिवर्तन हो रहा है आंतरिक ऊर्जा में, ये किस में हो रहा है? नियत आयतन पर। तो ये QV और QP आपको पता होना चाहिए। QP किसके बराबर है? डेल्टा H के, और QV किसके बराबर है? डेल्टा E के। डेल्टा E क्या है आप बताएंगे? हाँ हाँ, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा से तात्पर्य क्या है? परिवर्तन। और E खाली अगर E लिखता तो वो होता आंतरिक ऊर्जा। ठीक, आगे बात समझ में? तो ये हमारी दो इक्वेशंस यहाँ पर आ गई। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। डेल्टा H बराबर ये आ गया, और वो जो इक्वेशन है उससे ये चीज़ें आ गई। तब जो समीकरण है हमारी ये दोनों कौन सी? एक तो समीकरण ये 3 नंबर, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6, इनको यूज करेंगे। कौन सी समीकरण यूज करेंगे? तो हमारा है समीकरण 3 व 6। समीकरण कौन कौन सी यूज कर रहे हैं? 3 और 6 को। और किसके कहां प्रयोग करेंगे? समीकरण 3 और 6 को 4 में प्रयुक्त करने पर। दिख रहा है भाई पीछे से? गर्दन नीचे करोगे तो नहीं दिखेगा, गर्दन को ऊपर रखना रहेगा। ठीक है, इधर आ जाओ। अगर नहीं दिख रहा है, देखो ये चेयर खाली पड़ी है।
अब अपन इस बोर्ड का यूज़ कर लेंगे इधर, तो फिर नीचे फिर प्रॉब्लम आएगी। अब 3 व 6 क्या है हमारी, 3 तो हमें पता है ये है, तो उधर क्या लिख देंगे हम, डेल्टा ई बराबर क्या है हमारे पास, है ना, डेल्टा ई, एक मिनट, क्यूपी क्या है डेल्टा एच, और डब्ल्यू क्या है पी डेल्टा बी। हाँ डेल्टा ई का रखेंगे, अभी हम कोई संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, रखेंगे अभी वैल्यू, उसकी वैल्यू रखेंगे। इसको देख लें आप, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, ठीक। या हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इक्वेशन को, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, यानी चेंज इन एंथैल्पी। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई 7। यानी ये आपका जो एंथैल्पी में परिवर्तन है, किसमें, एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो हमने ज्ञात कर लिया। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन, और एंथैल्पी में परिवर्तन किसके बराबर है आप बताएंगे पीछे। हाँ बताइए, ये मैंने लिखा है, पढ़ के सुनाइए पहले तो इक्वेशन क्या है, पी डेल्टा वी, वेरी गुड। तो डेल्टा एच यानी ये क्या है आपका, किसमें परिवर्तन है, एंथैल्पी में परिवर्तन किसके बराबर है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और दाब प्रसार कार्य के योग के तुल्य है, उसके बराबर है। आगे बात समझ में आपके, तो ये बैठ जाइए। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, यानी आपका जो एंथैल्पी में परिवर्तन है या पूर्ण ऊष्मा में जो परिवर्तन है वो आंतरिक ऊर्जा में जो चेंज हो रहा है जब आप निकाय ए से बी अवस्था में जा रहे हैं, प्लस जो दाब प्रसार कार्य है उन दोनों के योग के तुल्य होता है। तो ये आपका या इक्वेशन, अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है 11वीं में अच्छे से, तो आपको ये ध्यान होगा, एक इक्वेशन होती है एच इजिकल टू पी ई प्लस पी वी। और इसको हम सही शब्दों में, इसको सरल रूप में इसका लिखें, एंथैल्पी बराबर एच बराबर क्या होता है ई प्लस पी वी, ठीक है। एच बराबर क्या होता है ई प्लस पी वी, ये आपका हो गया एच बराबर, ठीक है। अब इसके बाद जो टर्म आएगी वो है ऊष्माधारिता। हाँ हाँ, कहाँ से बोल, आप कहाँ से बोल रहे हैं, अच्छा जैतारण से, क्या नाम है आपका, अच्छा ठीक है, तुम देख रहे हो ना, ये मैं वापस से लिखता हूं और देखो इसको समझो, ठीक है। तो देखिए अभी ये फ़ोन आया है बच्चे का, तो एक बार इसको बता देते हैं, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए वो जो पूछना चाह रहा है कि ये जो इक्वेशन है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी कहाँ से आई। हाँ, ये फ़ोन आप जब ये बच्चे ने क्वेरी करी है, सवाल पूछा है, ये जैतारण है राजस्थान के अंदर एक स्थान, जैसे पाली में है जैतारण के, जैतारण एक स्थान है, वहाँ से फ़ोन आया है बच्चे का। तो उसकी जो क्वेरी है, उसने जो सवाल पूछा है कि साहब ये डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी आपने किस प्रकार से लिख दिया सर, तो वो ये पूछना चाह रहा है। तो मैं उसको बताना चाह रहा हूँ उस छात्र को तो कि हमारे पास ये समीकरण नंबर 4 जो है वो देखें, समीकरण नंबर 4 है, उसको मैं वापस से पुनः यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा ई बराबर क्यू पी माइनस डब्ल्यू, ये हमारी इक्वेशन है। और अभी अभी हमने ज्ञात किया है कि जो ये क्यूपी है यानी नियत दाब पर अवशोषित की गई ऊष्मा, अभी अभी हमने निकाला है क्यूपी बराबर क्या है डेल्टा एच है, ये हमने अभी अभी ज्ञात किया है। ये जो हमारा इस बोर्ड पर, जो हमारा बोर्ड है इस पर ये सारा डेरिवेशन है, इस पर जो हमने किया है क्यूपी क्या है डेल्टा एच है, एच डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन। इसके अतिरिक्त हमें पता है कि डब्ल्यू जो कार्य है, सिस्टम जो कार्य कर रहा है, निकाय जो कार्य कर रहा है, उसका मान होता है पी डेल्टा वी। अब ये दोनों मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, एक तो क्यूपी का और दूसरा डब्ल्यू का। तो डेल्टा ई बराबर क्यूपी का मान कितना है डेल्टा एच और डब्ल्यू का मान कितना है पी डेल्टा वी। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एच को इधर ले आइए आप, डेल्टा एच
डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो ये हमने जो ज्ञात कर लिया है, हेलो बच्चों के फोन आ रहे हैं, चलिए कोई बात। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो ये हमने जो डेल्टा एच है, इस समीकरण से क्या चीज़ निकल रही है, इस समीकरण से ये पता लग रहा है कि जो आपका ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है, जब आप एक ए से बी की तरफ जा रहे हैं, जो पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है, तो ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसमें किन घटकों का योगदान है। तो घटक कौन से, एक तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और दूसरा दाब प्रसार कार्य, इनका योगदान है इसके अंदर। तो ये अपना यहाँ तक हो गया। हेलो माइक टेस्टिंग 1। तो बेटा अभी ये मैंने बताया था, समझा आपने? अच्छा, तो अभी मैं आगे थ्योरी बताऊंगा, वो आप समझना है ना। तो ये जो मैं बता रहा हूं दूसरी बार मैंने रिपीट किया है बेटा, ये आपने सुना क्या अच्छे से? तो देखिए, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं, मैं यहाँ जो बोल रहा हूं आपको ध्यान होना चाहिए, जो भी मैं चीज बता रहा हूं वो दो बार रिपीट कर रहा हूं। तो जो छात्र इसको लिखना चाहें वो साथ साथ मेन पॉइंट्स भी लिख लें। ये संभव नहीं है कि आपको एक एक चीज़ को फिर मैं इक्वेशन लिख के फिर हर चीज़ को लिखाएं, क्योंकि अपने पास सिलेबस इतना ज़्यादा है, आईआईटी का सिलेबस भी अपने को कवर करना है, AIEEE का भी करना है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, जब मैं यहाँ बता रहा हूँ और जो पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया डेल्टा एच क्या है यहाँ पर, पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन, डेल्टा ई क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, पी क्या है, दाब है, डेल्टा वी क्या है, आयतन में परिवर्तन। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं कॉपी के अंदर, जब शुरू के अंदर इन सिंबल्स को हम यूज करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम ऊष्माधारिता की। हमारा अब जो दूसरा टॉपिक है, इसको सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और टॉपिक का नाम है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ठीक है। तब ऊष्माधारिता को हम पहले कोशिश करेंगे, आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा होगा क्या है ऊष्माधारिता, उसमें हम क्या चीज़ जानते हैं, तो इसके बारे में बेटा आप बताइए पीछे से। अच्छा, ताप में मैं लिख लेता हूँ, आप बोलिए। ताप में वृद्धि, अच्छा ठीक है, चलिए बैठिए, शाबाश, सही है। और बताएं इसके अलावा, बताएं कोई और कोई परिभाषा याद आ रही है, किसी दूसरे तरीके से आप बताना चाहें, हाँ बताइए। किसी वस्तु का ताप 1 केल्विन बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा पूछें। ठीक है, तो ताप हम 1 केल्विन बढ़ा दें, 1 डिग्री बढ़ा दें, तो जो ऊष्मा रिक्वायर्ड है या जो है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माधारिता। शाबाश, सही है। और हाँ बताइए, आप खड़े होके बताइए, सबको पता लगना चाहिए। 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अच्छा, देखिए, वेरी गुड, बैठिए, शाबाश। देखिए, अलग अलग परिभाषाएं बताई सभी लोगों ने, अच्छी बात है। तो देखिए, जब हम ये डिफाइन कर देते हैं कि जब हम ये चीज़ बता देते हैं कि कितना पदार्थ चाहिए, कितना पदार्थ चाहिए, जैसे उन्होंने बताया 1 ग्राम पदार्थ, या कोई बोल रहा है 1 मोल के लिए, ठीक है, तो उससे क्या तात्पर्य निकलता है कि हमने उसको, एक फोन और आ रहा है, एक को ले लेते हैं, फिर इसके बाद में करते हैं। हेलो, हाँ बोले बेटा, पाली से बोले। हेलो, हाँ सर, ये तंत्र की एंथैल्पी वाला बताइए सर। क्या एंथैल्पी वाला? हाँ सर, ये समझ में नहीं है। अच्छा, समझ में नहीं आया आपके। चलिए मैं वापस से इस इक्वेशन को लास्ट बार लिख रहा हूँ, अंतिम बार, तो जितने भी आरओटी या दूसरी जगह छात्र बैठे हैं उसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। और आप भी ध्यान से दीजिए कि मैं इसको तीसरी बार बता रहा हूँ, ये 2 बार मैं पहले बता चुका हूँ। ये जो इक्वेशन है एंथैल्पी वाली जो आपने पूछी है, ये है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और इस इक्वेशन को हमने कैसे प्राप्त किया है, उसके लिए हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सहायता ली है। और वो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या है, डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्लू, ठीक है। अब हमने जो बात करी थी कि हमारा जो निकाय है, जो सिस्टम है, वो उसमें परिवर्तन हो रहा था नियत दाब पर। तो इसके लिए नियत दाब के लिए मैंने इसका सिंबल का यूज लिया था
पी, पी से तात्पर्य है यहाँ पर नियत दाब पर। तो देखिए QP बराबर हमने कैलकुलेट कर लिया था, निकाला था, वो वापस मैं बताना चाहूँगा, उस बोर्ड पर लिखा भी हुआ है। और आप जो भी छात्र दूर बैठे हैं ROT पर या बैठे हैं दूर, वो ध्यान से उस डेरिवेशन को देखें। तो हमने इक्वेशन नंबर 6 में जो लिखा हुआ है, समीकरण नंबर 6 में निकाला है डेल्टा H बराबर QP। तो QP बराबर क्या है, डेल्टा H। और W बराबर मैंने पहले भी अभी रिपीट किया है, W क्या है आपका, कार्य। W बोलते हैं वर्क यानी कार्य, इसका मान है P डेल्टा V। तो ये दोनों मान डेल्टा H और P डेल्टा V इस समीकरण में हम लिख देंगे। अर्थात डेल्टा E बराबर QP की जगह मैंने लिखा डेल्टा H और W की जगह मैंने लिखा है माइनस P डेल्टा V। अब इस समीकरण के अंदर ये जो P डेल्टा V है, इसको हम किधर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। और लेफ्ट साइड में ले जाने पर ये जो इसका नया रूप आएगा डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये आपका क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन। डेल्टा साइन जो है इसका मतलब क्या है, परिवर्तन। तो डेल्टा H एंथैल्पी में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और निकाय के द्वारा किए गए कार्य दोनों के योग के या उनके सम के बराबर होता है। मेरे ख्याल से अभी सभी बच्चों के क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा H जो कि क्या है, आपके एंथैल्पी में परिवर्तन या पूर्ण ऊष्मा में जो परिवर्तन है, जो डेल्टा H है, और उसका मान डेल्टा H का मान डेल्टा E जो कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, और P डेल्टा V उसके योग के तुल्य होता है। अब हम बात करते हैं ऊष्माधारिता की, जो टॉपिक हमारा चल रहा है। देखिए जो मैं बताना चाह रहा था कि जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी ली, पदार्थ की कितनी मात्रा ली, तब वो क्या हो जाता है, उसका थोड़ा सा ऊष्माधारिता का जो टर्म है वो चेंज हो जाती है। उसको बोलते हैं फिर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता जो आप बताना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे ऊष्माधारिता की। आप 3-4 लोगों ने डेफिनेशन बताई, बिल्कुल सही डेफिनेशन बताई कि ऊष्मा का वह मान जो किसी पदार्थ का ताप, अगर मैं सरल शब्दों में, सबसे सरल शब्दों में बात करूं तो ऊष्मा का वह मान जो किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे। तो मैं यहां लिख देता हूं, ऊष्मा का वह मान जो किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्माधारिता कहलाता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया ऊष्माधारिता की सरलतम परिभाषा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हीट कैपेसिटी को या ऊष्माधारिता को C से। C बराबर Q अपॉन T2 माइनस T1। ठीक, C क्या है यहाँ पर, वापस बताएंगे। C क्या है आपका, ऊष्माधारिता। T क्या है, ताप, और Q क्या है, ऊष्मा। ठीक, यहाँ तक आपके मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। टॉपिक का नाम है आपका ऊष्माधारिता। इसकी परिभाषा क्या है, ऊष्मा का वह मान जो किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे, ऊष्माधारिता कहलाता है। ठीक, अब इसके आगे हम बात करते हैं। हमने दोनों टर्म यूज करी थी, एक तो नियत आयतन पर और एक नियत दाब पर। तो बात करते हैं सबसे पहले नियत आयतन पर ऊष्माधारिता। नियत आयतन पर ऊष्माधारिता। अब जब हमने बात करी है नियत आयतन पर, तो हम क्या लिखेंगे, CV। क्या लिखा, इज इक्वल टू QV अपॉन T2 माइनस T1। ये समीकरण नंबर, इसको हमने 7 तक नए डाल देते हैं, चलिए 8 दे दीजिए आप, और समीकरण नंबर 9। ठीक, ये सभी विद्यार्थियों के समझ में आ रहा है। वापस से ध्यान देंगे जो इसको नहीं समझ पाए, मैं वापस से पुनः इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ऊष्माधारिता हमारा टॉपिक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ऊष्माधारिता क्या होती है।
और इसके लिए जो डेरिवेशन है, इसका अंतिम उद्देश्य क्या है हमारा, कि जो Cp माइनस Cv बराबर R होता है, उस संबंध को हम स्थापित करेंगे इस इक्वेशन से। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है उसमें Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है, R, उस संबंध को हम स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो ऊष्मा का वह मान जो किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे, ऊष्माधारिता कहलाता है। तो C बराबर Q अपॉन T2 माइनस T1, इस नियत आयतन की बात करिए जब, तो क्या गया, CV बराबर QV अपॉन T2 माइनस T1। QV बराबर क्या होता था सब, QV बराबर क्या है, डेल्टा E, वेरी गुड। तो CV बराबर मैंने लिखा डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 10। CV बराबर लिखा मैंने डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। तुम्हारे पीछे जो है, खड़े होइए आप, क्या नाम है आपका, रमेश। तो रमेश, मैंने ये जो इक्वेशन लिखी है आप रिपीट करेंगे, जिससे सभी छात्रों को भी सुनाई पड़े। तो C बराबर मैंने क्या लिखा है, Q अपॉन T2 माइनस T1। C क्या है यहां पर, ऊष्माधारिता। Q क्या है, उनको बोलने दो बेटा, आपको ध्यान है उनसे बोलने। और T क्या है यहाँ पर, ताप, वेरी गुड। तो ये मैंने CV क्यों लिख दिया यहाँ पर, इसका क्या कारण है, नियत आयतन की बात कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ये क्या है, QV, ये क्या है, QV का मतलब क्या हुआ, Q क्या है, हाँ, नियत आयतन पर ग्रहण की गई ऊष्मा, नियत आयतन पर ग्रहण की गई, T ताप है ही। अब मैंने क्या किया, QV की जगह डेल्टा E लिख दिया। कैसे लिखा ये, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये हमने निकाला था क्या, QV बराबर डेल्टा E, अभी निकाला है, नहीं निकाला है, वेरी गुड। तो CV बराबर क्या है, डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। तो इसका हमने क्या निकाल लिया, नियत आयतन पर ऊष्माधारिता का मान। क्या ज्ञात कर लिया है हमने, नियत आयतन पर। तो ये चीज क्लियर हो गई। अभी हमने CV का मान निकाला, ये क्या है, नियत आयतन पर ऊष्माधारिता का मान। अब हमारा अगला लक्ष्य क्या है, हम क्या निकालेंगे, अब नियत, उसको बोलने दो, नियत दाब पर क्या निकालेंगे, ऊष्माधारिता। क्या नाम है आपका, बैठो रमेश, थैंक यू। तो अब हम निकालेंगे, ये तो हमारा निकाला नियत आयतन पर ऊष्माधारिता का मान। अब हम बात करेंगे नियत दाब पर। नियत दाब पर ऊष्माधारिता, ठीक है, नियत दाब पर ऊष्माधारिता का मान। ठीक है, मैं आप में से ही पूछना चाहूंगा, नियत दाब पर ऊष्माधारिता का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आपसे भी पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। पहले आप बताइए, बीच में जो बैठे हैं आपके पीछे, हाँ, एंथैल्पी परिवर्तन, वेरी गुड। तो हम यहाँ लिखें CP, यानी नियत दाब। तो CP बराबर क्या आएगा बेटा, बोलो, QP अपॉन T2 माइनस, वेरी गुड। और QP किसके बराबर था, उसको बोलने दो, डेल H, वेरी गुड, डेल्टा H बटे डेल्टा T, शाबाश, बैठ जाइए, बहुत अच्छा। तो वापस ध्यान देंगे, हमने लिखा है नियत दाब पर ऊष्माधारिता में निकालनी है। तो जो P, यहाँ P लिख रहा हूं, इसका तात्पर्य क्या है, नियत दाब पर परिवर्तन है। तो CP बराबर QP डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। QP क्या है, मैंने पहले लिखा था, इससे पहले जो हमने एंथैल्पी वाला जो समीकरण निकाला है उसमें मैंने निकाला था QP बराबर क्या था, डेल्टा H, इसलिए मैंने QP की जगह क्या लिख दिया है, डेल्टा H। तो हमारी समीकरण क्या हो गई, CP बराबर डेल्टा H बटे डेल्टा T, ये समीकरण हो गई, समीकरण नंबर 11, वेरी गुड। तो CP का मान निकाल लिया हमने और CV का मान निकाल लिया, ठीक है, CP और CV हम निकाल चुके हैं। अब CP और CV में संबंध, किसमें, CP और CV के अंदर संबंध, ठीक है। तो अब आप खुद देखेंगे कि CP और CV के मध्य जो संबंध है, CP की जो वैल्यू है, पहले तो आप देखिए CV की जो वैल्यू है, CV, उसमें क्या चीज आ रही है, डेल्टा E, वेरी गुड, क्या आ रहा है, डेल्टा E।
और सीपी में क्या आ रहा है? वेरी गुड। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए इसको अब कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें डेरिवेशन नहीं है, कंसेप्ट है। तो सीवी जो है वो किससे संबंधित है? डेल्टा ई से। सीवी किससे संबंधित है? सीवी डेल्टा ई से संबंधित है। और आपका जो सीपी किससे संबंधित है? डेल्टा एच। वेरी गुड। तो सीवी जो आपका है वो क्या है? सीवी आपका ऊष्माधारिता है नियत आयतन पर, लेकिन डेल्टा ई से तात्पर्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। खाली पानी मंगवा देते। सीवी क्या है आपका? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित है। ध्यान देंगे जो आरओटीज पर भी बैठे हैं बच्चे, वो जो हमने सीवी जो ऊष्माधारिता नियत आयतन पर है वो किससे संबंधित है आपके? केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन से। और वहीं जो सीपी है वो क्या है आपकी? ऊष्माधारिता नियत दाब पर, लेकिन वो संबंधित है एंथैल्पी पर। अब एंथैल्पी परिवर्तन है क्या? डेल्टा नहीं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक, यहां एक अतिरिक्त टर्म आ रही है, एक अतिरिक्त पद आ रहा है यहां पर। वो कौन सा पद है? पी डेल्टा वी। सीपी और सीवी में क्या अंतर है? जहां सीवी सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है, वहीं मतलब ताप बढ़ रहा है लेकिन परिवर्तन से केवल किस में हो रहा है? आंतरिक ऊर्जा में। यहाँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा ली गई है वो सीपी में किस काम में आ रही है? आंतरिक ऊर्जा में तो परिवर्तन कर ही रहे हैं, लेकिन निकाय कुछ कार्य भी कर रहा है। निकाय कुछ कार्य भी कर रहा है, और वो क्या है? निकाय जो कार्य कर रहा है पी डेल्टा। ठीक है, तो ये अंतर है सीपी और सीवी के मध्य। क्लियर हो गया बात आपके? सीपी और सीवी के मध्य। तो यानी सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है। क्या होता है? सीपी माइनस सीवी बराबर क्या होता है? आर होता है। ठीक है, और आर क्या है? गैस नियतांक। सीपी माइनस सीवी बराबर मैंने लिख दिया है आर। ठीक है, अब ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया कि सीपी माइनस सीवी बराबर ये कैसे आया। अब ये आर कैसे आया, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आदर्श गैस समीकरण सब लोग जानते हैं, आप बताइए। पीवी बराबर आर टी। वेरी गुड, पीवी बराबर आर टी। हमने आदर्श गैस समीकरण लिख लिया है, पीवी इज इक्वल टू आर टी। आदर्श गैस समीकरण है पीवी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, तो देखिए पीवी इज इक्वल टू आर टी है। अब हमने ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, टेम्परेचर क्या बढ़ाया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर पहले टी था, अब नया जो टेम्परेचर है वो है T+1। ठीक है, क्या है नया टेम्परेचर? T+1। और आयतन क्या हो गया? V से V प्लस डेल्टा V। ठीक है, आयतन क्या हो गया? V प्लस डेल्टा V। ठीक, आगे बात समझ में आपके? ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर T से T+1 करने पर आयतन में चेंज हुआ है V से V प्लस डेल्टा V। तो ये जो चीज है हम यहाँ मान रख देते हैं P, इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए स्मॉल a, और V प्लस डेल्टा V बराबर आर T+1, इक्वेशन नंबर B। सभी को समझ में आ रहा है ये मैंने कैसे लिखा? इक्वेशन नंबर B किस प्रकार से लिखी, समझ में आ रहा है? इक्वेशन A क्या है? 1 मोल आदर्श गैस के लिए समीकरण PV इज इक्वल टू RT। अब मैंने ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, यानी ताप, अब नया ताप क्या हुआ है? T+1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T+1, इसके कारण से क्या हुआ? आयतन में जो परिवर्तन आया हुआ है V प्लस डेल्टा V। क्लियर? अब इसको अंदर गुणा करेंगे हम, तो क्या आएगा? PV प्लस P डेल्टा V बराबर RT प्लस R। इक्वेशन नंबर C मान लीजिए इसको। दिखाई दे रहा है पीछे सभी को? ये नहीं दिख रहा है, इधर बोर्ड का यूज करते हैं। चलिए, मैंने इक्वेशंस लिखी है, मैं वापस यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। PV इज इक्वल टू RT, इक्वेशन नंबर A। दूसरी इक्वेशन PV प्लस डेल्टा V बराबर RT+1, इक्वेशन नंबर B। और तीसरी जो इक्वेशन हमारी आई है PV प्लस P डेल्टा V RT प्लस R, इक्वेशन नंबर C। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो हमारी जो इक्वेशन आई है, अब इक्वेशन नंबर C में से A को घटा दीजिए। इक्वेशन नंबर C में से क्या किसको घटाएंगे आप? A में से घटाएंगे।
इक्वेशन सी माइनस इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर सी माइनस इक्वेशन नंबर ए। इसको वापस से समझ लें बच्चे, इक्वेशन नंबर सी में से इक्वेशन सी में से ए को घटाना है तो क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी बराबर आर, इक्वेशन नंबर डी। पी डेल्टा वी बराबर क्या आ गया, आर आ गया, ठीक। हाँ सॉरी, तो देखिए हम बात कर रहे हैं सीपी और सीवी की। सीपी क्या है, नियत दाब पर ऊष्मा धारिता, और सीवी है नियत आयतन पर ऊष्मा। तो हमें सिद्ध करना है सीपी माइनस सीवी बराबर आर क्यों होता है, इसका कारण क्या है। अभी हमने देख लिया सीवी है डेल्टा ई से संबंधित, और सीपी क्या है, सीपी के अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, वो आ रही है पी डेल्टा वी। सीपी में क्या एक टर्म आ रही है, पी डेल्टा वी, यानी एक कार्य, निकाय के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, यानी जो गैस का एक्सपांशन हो रहा है, एक मोल जो गैस है वो क्या हो रही है, एक्सपेंस हो रही है, उसका एक्सपेंशन को बोलेंगे विस्तार हो रहा है उसका, ठीक है, प्रसार हो रहा है, सही टर्म है प्रसार, ठीक है। तो अब ये जो पी डेल्टा वी है ये अतिरिक्त टर्म थी हमारी, बाकी डेल्टा ई उसमें सीपी माइनस सीवी करेंगे हम, सीपी में से सीवी घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई से डेल्टा ई तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पी डेल्टा वी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, और पी डेल्टा वी बराबर हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो क्या है, पी डेल्टा वी बराबर क्या है, तो मैं लिख सकता हूं सीपी माइनस सीवी बराबर आर। वापस से इसको रिपीट कर रहा हूं, जो आरओटी पर बच्चे बैठे हैं, जो दूसरे टर्मिनल्स पर दूर दराज एरिया में जो बच्चे बैठे हैं उसको समझ लें। हमने जो आज यहाँ ऊष्मा धारिता वाला जो टॉपिक लिया है उसमें हमने ये सिद्ध किया है कि सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है, और उसका तरीका जो हमने अपनाया है उसमें सबसे पहला जो स्टेप है हम निकालेंगे नियत आयतन पर ऊष्मा धारिता। क्या निकालेंगे, नियत आयतन पर। मैं यहाँ एक एक पद लिख रहा हूँ वापस से, वो क्या है, सीवी नियत आयतन, ये वी का मतलब नियत आयतन, ये होता है क्यूवी बटे T2 माइनस T1, वेरी गुड। और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई बराबर डेल्टा टी, क्योंकि क्यूवी बराबर क्या होता है, डेल्टा ई, और डेल्टा ई का मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। इसी प्रकार से सीपी मैंने ज्ञात किया, सीपी क्या है, नियत दाब पर ऊष्मा धारिता, तो क्यूपी बटे T2 माइनस T1, वेरी गुड। और क्यूपी होता है डेल्टा एच, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, वेरी गुड। तो अब हमें निकालना है सीपी माइनस सीवी, हमारा उद्देश्य है सीपी माइनस सीवी ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं जब डेल्टा टी अगर सिंगल है, डेल्टा टी बराबर क्या है, एक है, डिफरेंस 1 है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है ताप बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम डिफरेंस कर रहे हैं। तो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, हमने निकाला था, डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई पी डेल्टा वी, और सीवी में क्या है, ये तो हो गया सीपी, और सीवी में क्या है, डेल्टा ई, सॉरी सीवी। तो सीपी में से जब हम सीवी घटाएंगे, सीपी में से क्या घटाएंगे, सीवी, तो ये डेल्टा ई वाली जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, और केवल एक टर्म बचेगी। कौन सी टर्म बचेगी, पी डेल्टा वी, ये वाली जो टर्म है जिसको मैंने रेड सर्किल किया है, पी डेल्टा वी, केवल एक पद बचेगा पी डेल्टा वी। और मैंने सिद्ध कर दिया, यहाँ जो इक्वेशन लिखी पीवी बराबर आर टी, हमने सिद्ध किया। ये आदर्श गैस की समीकरण है, इसमें ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो आयतन में परिवर्तन V प्लस डेल्टा वी होता है, तो PV प्लस पी डेल्टा वी बराबर आर टी प्लस आर, घटाने पर पी डेल्टा वी बराबर क्या आ गया, आर। तो इस प्रकार से CP माइनस CV बराबर क्या होता है, आर होता है। तो ये हमारा जो ऊष्मा धारिता वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन आते हैं अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। ये प्रथम नियम की बात थी जिसमें हमने आज कंप्लीट किया है एंथैल्पी, दूसरा हमने कंप्लीट किया है ऊष्मा धारिता, और उसमें हमने सिद्ध किया है सीपी माइनस सीवी बराबर आर। अब देखिए आप ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है, ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है वह ऊर्जा का रूपांतरण है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। इस चीज को स्पष्ट करता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, या कैसे बदल रही थी कि हम कोई ऊष्मा दे रहे हैं तो वो किस काम में आ रही थी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और उसके द्वारा कोई कार्य करने में।
भले वो प्रसार कार्य है या संपीड़न कार्य है। ठीक है, ये तो था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यानी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है एक रूप से, लेकिन ऊर्जा क्या रह रही है, कांस्टेंट है, यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा संरक्षित है, कांस्टेंट है, नियत है। ये था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब बात आई कि जो इसमें क्या ऐसी कमी थी कि ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम की जरूरत पड़ी है, इन किन चीज़ों में ये अधूरा था प्रथम नियम, जिन चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पाए। तो पहला पॉइंट जैसा मैंने आपको बताया कि ये बताने में असफल रहा कि जो कुछ प्रोसेस होते हैं, जो निकाय होते हैं, जो कुछ प्रक्रम होते हैं, वो एक विशेष दिशा में ही क्यों संपन्न होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल एक उदाहरण लिया था, झरना है, पानी गिर रहा है ऊपर से नीचे, या एक रॉड है लोहे की, वो एक सिरे से गर्म है, थोड़ी देर आपने पकड़ रखा है, थोड़ी देर में ऊष्मा प्रसारित होकर दरा जाएगी और वो भी हिस्सा गर्म हो जाएगा। तो ये अपने आप स्वतः मतलब एक विशेष दिशा के अंदर ये जो प्रक्रम है ये क्यों हो रहे हैं, एक दिशा, इनकी दिशा क्या होगी, उस दिशा को नहीं बता पाया। दूसरी जो पॉइंट थी कि ये सब हो तो रहा है, लेकिन ये फीजेबल है, मतलब जैसे फीजेबल की हम बात करते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस की, यानी स्वतः कोई भी जो प्रक्रम है तो क्या हो रहा है, स्वतः हो रहा है। तो स्वतः के लिए हमने कंडीशन ली थी डेल्टा एच या डेल्टा जी, उसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में ये नहीं बता पाया, एक तो कि मतलब आपका किस डायरेक्शन में होगा, और दूसरा कि वो स्वतः है या नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो अभी हम कुछ रिएक्शंस लेंगे, उसके माध्यम से हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लेते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी जो स्वतः हो। उदाहरण के लिए एक हमने गिलास लिया, गिलास में चीनी डाल दिया, हिलाया, उसको शक्कर घुल जाएगी अपने आप, जब तक कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो। नॉर्मल जो वाटर है उसमें आप चीनी डालिए और उसको घोलिए तो क्या हो जाएगा, आपका शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं आपका कि जो H2O है लिक्विड स्टेट के अंदर, यानी जो पानी है वो आपका किस में चेंज हो जाए, वेपर के अंदर। जैसे आपके सी है, समुद्र है, पॉन्ड, तालाब हैं, इनमें क्या पानी क्या होता रहता है, ऑटोमेटिकली वेपराइज। स्वतः ये प्रक्रम क्या है, स्वतः होने वाले प्रक्रम है। अभी हम बात नहीं कर रहे डेल्टा एच या डेल्टा जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करिए कि जो प्रक्रम है, एक ग्लास लिया, उसमें चीनी घोली, स्वतः अपने आप घुल गई, पानी है, स्वतः वाष्पीकृत हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है, स्पॉन्टेनियस, स्वतः घटित होने वाले प्रक्रम हैं ये। ठीक, लेकिन कुछ प्रक्रम ऐसे भी हैं जिनमें कुछ इनिशिएशन का रिक्वायरमेंट होता है। इनिशिएशन से मतलब कुछ आपको कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी उसके अंदर, आइदर या तो कैटलिस्ट यूज़ करिए या कोई थोड़ा स्पार्क दीजिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क दीजिए, विद्युत स्पार्क दें, तो तभी वो अभिक्रियाएँ होंगी। एक अभिक्रिया हम काइनेटिक्स के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी में पढ़ चुके हैं कि H2 + O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस है उसका मिक्सचर है, उसको हमने दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में या बीकर के अंदर लिया और उनको मिक्स किया। क्या किया, मिक्स किया। अब सामान्य जनरल इंटेलिजेंस क्या कहती है, सामान्य हम बात करें तो H2 और O2 मिलकर क्या बना लेंगे, H2O फॉर्म करना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है, नहीं होता है। जब तक कि हम कोई बाह्य एक्सटर्नल उत्प्रेरक या कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क, विद्युत स्पार्क उसके अंदर नहीं डालते जिससे वो रिएक्शन संपन्न हो। तो स्पॉन्टेनियस भी क्या होती हैं, दो प्रकार की हुई, एक तो स्वतः संपन्न हो जाए और दूसरा उसमें एक में इनिशिएशन हो, यानी उसको प्रारंभ करने के लिए बाहर से कोई बाह्य कारक आप प्रोवाइड करें। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं आपकी हो गई। स्वतः अभिक्रियाएं जो हो रही हैं, एक तो अपने आप हो रही है और एक दूसरे में आप क्या कर रहे हैं, इनिशिएशन दे रहे हैं। या जैसे कोयला है, कोयला को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की तो आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ कोयला रखा है और ऑक्सीजन है तो क्या वो स्वतः जलने लग जाएगा, भाई ऑक्सीजन तो मौजूद है, वो कोयला भी है, क्या स्वतः जलने लग जाएगा। तब आप उसको चिंगारी या स्पार्क नहीं दिखाएंगे, तब तक वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं अलग अलग। तो ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई। ठीक है, एक प्रोसेस जैसे जितने भी आप ध्यान देंगे, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रम है, वो क्या होते हैं, नेचर में इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, इरिवर्सिबल, यानी अनुत्क्रमणीय। वो सिर्फ एक दिशा में संपन्न होते हैं जब तक कि बाहर से कोई फोर्स उस पर नहीं लगाया जाए। अब मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं, उनको आप नोट करें। देखिए 2H2 + O2
2H2O, और डेल्टा H का जो वैल्यू है चेंज इन एंथैल्पी, इसका मान है 286 माइनस 286 किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन कोल को जलाने वाली CO2, और इसके लिए डेल्टा H का मान तो ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रियाएं कैसी हो गई? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। कैसी अभिक्रियाएं हैं? ऊष्मा क्षेपी। ठीक, अब मैं लिख रहा हूं दूसरा उदाहरण ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो आपका वाटर है, जो पानी है, वो किसमें? वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। किसमें परिवर्तित हो रहा है? वाष्प में। ठीक है, एक समीकरण और लिख देते हैं। आपका जो अमोनियम क्लोराइड है, जब उसको जल में विलय किया जाता है, किसमें? जल में विलय किया जाता है, इसके लिए भी डेल्टा H का मान क्या है? पॉजिटिव होता है। इसके लिए भी डेल्टा H का मान क्या है? पॉजिटिव है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर दोनों अभिक्रियाएं हैं वो कैसी हैं? ऊष्मा क्षेपी। हमें कैसे पता लग रहा है कि ये अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी हैं? जो डेल्टा H का मान है वो क्या है? ऋणात्मक है। डेल्टा H का मान क्या है? ऋणात्मक है। इससे पता लग रहा है कि ये अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा क्षेपी, यानी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। जब डेल्टा H का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब ऊष्मा उत्सर्जित। दूसरी नीचे जो अभिक्रिया लिखी है, जिसके अंदर लिक्विड यानी जो पानी है वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, उसके लिए डेल्टा H का मान क्या है? धनात्मक। तो जिन अभिक्रियाओं में डेल्टा H या डेल्टा G का मान क्या है? धनात्मक है, वो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी, यानी उसमें ऊष्मा अवशोषण होगा और उसके बाद ही क्या होगा? वो प्रोसेस संपन्न होगा, वो प्रक्रम संपन्न होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम जब बात कर रहे हैं कि कोई भी अभिक्रिया स्वतः संपन्न होती है, कोई भी अभिक्रिया क्या है? स्वतः स्पॉन्टेनियस है या फीजेबल है, तो हम बात करते हैं कि उसके लिए डेल्टा H या डेल्टा G का मान ऋणात्मक होना चाहिए। क्या है कंडीशन? क्या है हमारी? डेल्टा G या डेल्टा H क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। तो कल जो मैं बात बता रहा था वो बात यही अपने समाप्त कर दी थी कि डेल्टा H का मान ऋणात्मक तो है, ये तो बात सही है, होना चाहिए, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जिनके लिए डेल्टा H का मान धनात्मक है और फिर भी वो क्या हो रही है? स्वतः संपन्न हो रही हैं। जैसे ये वाली इक्वेशन है आपकी, पानी किसमें बदल रहा है? वाष्प में। भाई समुद्र के अंदर है, तालाब के अंदर है, आप देखते थे पानी क्या होता रहता है? इवोपरेट होता रहता है, अपने आप स्वतः संपन्न हो रही है अभिक्रिया, उसमें कुछ नहीं, बस उसमें क्या है? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। वो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी। इसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड है, वो अपने आयनों में वियोजित हो जाता है जल में। जब उसको जल में घोलते हैं तो क्या वो अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। तो कहने का मतलब एक दूसरा ऐसा कारक भी है जो ये जो अभिक्रियाएं हैं जो स्वतः हो रही हैं, इनके लिए उत्तरदायी है। यानी डेल्टा H की जो वैल्यू है, केवल एकमात्र वही निर्धारक नहीं है कि अभिक्रियाएं एक निश्चित दिशा में हो रही हैं, इसके अतिरिक्त भी एक कारक है। उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि वो कारक कौन सा है, वो फैक्टर कौन सा है जो किसी अभिक्रिया के होने के लिए उत्तरदायी होता है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं हम और उसके माध्यम से उस फैक्टर को देखते हैं, वो कौन सा फैक्टर है जो कोई भी रिएक्शन हो रही है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा में होती है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए, ये दो बल्ब हैं, एक में हीलियम गैस भरी हुई है, कौन सी है?
हीलियम अक्रिय गैस है, आपको पता होना चाहिए, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें नियॉन गैस है। कौन सी गैस है इसमें? ये भी अक्रिय गैस है। बीच में एक वॉल्व लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है? एक वॉल्व लगा हुआ है। ठीक, ये हीलियम के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो एटम है वो इसमें व्यवस्थित हैं, उसके एटम्स उसमें अपने आप व्यवस्थित हैं। ठीक, ये कैसे वॉल्व है आपके? इंसुलेटेड हैं। कैसे हैं? इंसुलेटेड। ठीक है, क्या है? इंसुलेटेड, यानी कोई टेम्परेचर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने वॉल्व हटा दिया, ये वॉल्व हटा दिया, तब क्या होगा? तब ये वॉल्व को ओपन कर दिया, ये वॉल्व ओपन कर दिया, तब आप देखेंगे कि ये जो गैस पार्टिकल्स हैं, कौन से? हीलियम और नियॉन वाले, ये क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई भी ऊर्जा परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है? आपके मिक्सिंग हो रही है। पहला केस क्या है? दो बल्ब हैं आपके, उसमें एक में हीलियम गैस है, एक में नियॉन गैस, दोनों अक्रिय हैं, और जो पात्र जिसमें भरा हुआ है वो क्या है? इंसुलेटेड पात्र है। कैसा पात्र है वो? इंसुलेटेड पात्र है। जैसे ही मैंने वॉल्व हटाया बीच में से, कॉर्क को हटाया, दोनों गैसें क्या हो जाएंगी? मिक्स होती हैं। ठीक है, लेकिन कोई एनर्जी चेंजेस नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन आया कि मिक्स क्यों हो रही है, क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मिक्स हो रही है? तो वहीं पर है अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मिक्सिंग होने का कारण क्या है। ठीक है, पहले तो बड़े व्यवस्थित थी, उसके बाद जैसे आपने वो हटाया, वो आपस में उन्होंने स्टार्ट किया, मोशन स्टार्ट किया, और वो कुछ इधर मिक्स हो गए, कुछ उसके पार्टिकल्स इधर आके मिक्स हो गए। तो क्या हो रहा है उससे? क्या हो रहा है? रैंडमनेस बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है उसकी? ठीक है, तो इसी से संबंधित है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। तो ऐसे ही ये दोनों जो सिस्टम जो शुरू में आइसोलेटेड थे, विलगित थे, अलग थे, जब इनको ओपन किया बीच में से कॉर्क हटाकर, तो इन्होंने क्या किया? इनकी प्रवृत्ति है कि ये दोनों जो सिस्टम है, कौन से? हीलियम सिस्टम और नियॉन सिस्टम, इनकी जो प्रवृत्ति है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, वो प्रवृत्ति क्या है कि इनके अंदर रैंडमनेस, या जो इसकी क्या बोलेंगे, एंट्रोपी है, सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो बढ़े। अब वो बढ़ेगी कैसे एंट्रोपी? ये क्या करेंगे? डिसऑर्डर फॉलो करेंगे। क्या होगा उसमें? अलग प्रकार से डिसऑर्डर, मतलब उसके अंदर एक क्या क्या इसका टर्म? अव्यवस्था। हाँ, निकाय की अव्यवस्था का माप ही एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी की जो परिभाषा है वह क्या है? निकाय की कोई भी सिस्टम है उसमें जो अव्यवस्था है वही क्या है? आपकी एंट्रोपी है। तो ये जो सिस्टम है आपका निकाय, इसकी क्या हो गई? एंट्रोपी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? एंट्रोपी, अव्यवस्था बढ़ गई। पहले तो व्यवस्थित थे, अब क्या हुआ? जैसे आपने ओपन किया तो क्या हो गया? अव्यवस्थित, अव्यवस्थित हो गए। तो निकाय की क्या हो रही है? अव्यवस्था बढ़ रही है। तो यही क्या है? आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं ये। और एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी की परिभाषा क्या है? किसी भी निकाय की अव्यवस्था का जो माप है, पैमाना है उसको मेजर करने का, उसी को क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि कोई भी जो रिएक्शन है उसके लिए दो चीज़ें चाहिए हमको, दो कारक उत्तरदायी हैं उसके लिए। एक तो क्या? आपका मैक्सिमम रैंडमनेस, मतलब अधिकतम एंट्रोपी उसकी हो। दूसरा उसके अंदर स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, यानी ऊर्जा क्या होना चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। दो कंडीशन होती हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, या कोई सिस्टम है वो प्रोग्रेस करता है, निकाय बढ़ता है आगे। एक तो क्या होना चाहिए? स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, न्यूनतम ऊर्जा। ऊर्जा वो कैसा चाहता है? कोई भी निकाय कौन सी अवस्था में जाना चाहता है जिसमें उसकी ऊर्जा क्या हो जाए?
न्यूनतम हो जाए, एनर्जी मिनिमम हो जाए, जिससे वो क्या हो जाएगा, स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। दूसरा, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, अधिकतम अव्यवस्था। और ये क्या है आपका द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अब यहाँ जो सबसे जरूरी चीज समझने की ये है कि आप ये नहीं मान लें कि ये दोनों चीजें सब, सर आपने तो बताया था कि ये दोनों चीजें आवश्यक होती हैं, तो ये भी होना चाहिए कि न्यूनतम ऊर्जा भी हो, अधिकतम अव्यवस्था भी हो। तो हो सकता है किसी निकाय के अंदर पहला वाला कारक ही कार्य करे, ठीक है, दूसरा नहीं करे। और हो सकता है किसी सिस्टम के अंदर कोई सिस्टम आपका ऐसा हो जिसमें सिर्फ दूसरा कारक उत्तरदायी हो और पहला नहीं हो। ठीक है, और कई रिएक्शंस इस प्रकार की भी हो सकती हैं जिसमें ये दोनों आपस में compete करें, एक दूसरे से प्रतियोगिता करें कि कोई अपनी भूमिका निभाना चाहे अधिक, दूसरा कारक अपनी भूमिका निभाना चाहे। ठीक है, आ गई आपकी बात समझ में, जो मैं बात, अब ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों जो कारक हैं ये प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं कोई भी अभिक्रिया है या कोई भी निकाय है उसको आगे ले जाने के लिए। कौन सा, एक तो उस निकाय की ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए जिससे वो स्टेबल स्टेट में आ जाए, और दूसरा वह निकाय की एक प्रवृत्ति होती है कि वो अव्यवस्था को जन्म दे। ठीक है, और वो किससे सिद्ध होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से प्रूव होता है। और किसी भी निकाय में हो सकता है दोनों कारक उत्तरदायी हैं, हो सकता है एक नहीं है एक दूसरा है, इस तरीके से ये चीजें हैं। ठीक, तो अब ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी, ये होता है एस बी माइनस एस ए, लिख लीजिए। डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये ऊष्मागतिकी का आपका द्वितीय नियम है। क्या है आपका ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, या इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एस निकाय प्लस डेल्टा एस परिपार्श्विक। ठीक है, डेल्टा एस परिपार्श्विक, और इसका मान क्या होता है, ग्रेटर देन 0। क्या होता है, फोन आ रहा है, ठीक, आ गई बात समझ में आपके, ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर है आपके। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे संबंधित है, आप बताएंगे, एंट्रोपी से, वेरी गुड। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे संबंधित है, ऊर्जा से। ठीक है, तो कभी भी अगर परिभाषा ध्यान नहीं आ रही है तो भी अगर आप एग्जाम में ये भी लिख देंगे कि प्रथम नियम ऊर्जा से संबंधित है और द्वितीय नियम एंट्रोपी से, तो भी वो आपको कुछ नंबर अवश्य देगा। ठीक है ना, ठीक, ये चीज आपकी समझ में आ गई। और एंट्रोपी का जो मात्रक है जूल प्रति केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया बात। तो मतलब फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया है, सेकंड लॉ आपके क्लियर हो गया है। ठीक, अब हमारे रह रहा है जो चीज़ रह रही है, एंथैल्पी मैंने आपको बता दी, ऊष्माधारिता हमने डिस्कस कर लिया है, गिब्स एनर्जी है वो बता देंगे आपको। गिब्स एनर्जी का जो आपको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। गिब्स एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए बच्चों, जी, जी से। और डेल्टा जी क्या परिवर्तन, तो ये इक्वेशन है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये आप सभी लोगों को पता होगा, पढ़ चुके हैं आप। तो ये गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, तो इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। एच बराबर क्या होता है, ई प्लस पी वी होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अब इस इक्वेशन को कैसे प्रूव करोगे, मैं आपसे कहूँ प्रूव करिए, कैसे आई, जैसे हमने प्रूव किया था ना, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, किया नहीं किया प्रूव, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी मैंने प्रूव किया था। ऐसे ही आप ये बताइए कैसे प्रूव करोगे, कैसे सिद्ध करोगे, सिद्ध करिए डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं, लूणकरण सर से।
हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ संजीव बोलो। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा। ये डेल्टा एस बराबर है बेटा क्यू, मैं वापस से लिख रहा हूँ देख, डेल्टा एस बराबर क्यू, और ये रिवर्सिबल लिखा है, इसका मतलब उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, और इसके नीचे टी, टी का मतलब ताप। हाँ, ये क्या है बेटा, डेल्टा एस बराबर क्यू उत्क्रमणीय बटे टी, यानी ये आपका एंट्रोपी में परिवर्तन है। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन। लेकिन आपका ये जो प्रक्रम है ये आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम है जिसमें ये परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए, इसीलिए। और क्यू क्या है? ऊष्मा है। क्यू का मतलब क्या है? ऊष्मा। तो जो उत्क्रमणीय जो प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, उसको मैंने यहाँ दिखाया है डेल्टा एस से। डेल्टा एस बराबर क्यू बटे टी, ठीक है। और इसको ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम बोलते हैं, और यह एंट्रोपी से संबंधित होता है। तो देखिए अभी हमने जो पढ़ लिया है ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो टॉपिक रह रहा है आपका, जो ऊष्मा गतिकी जो चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऊष्मा रसायन, थर्मो केमिस्ट्री, वो टॉपिक रह रहा है। उसके अंदर आपके जो अलग अलग, मैं कल भी आपको बता रहा था, जैसे जल योजन ऊर्जा है, या न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी है, जिसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी, उदासीनीकरण ऊष्मा, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी है। तो अलग विभिन्न प्रकार की जो ऊष्माएं हैं, जो कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, एक मोल कोई पदार्थ है उसको हम दहन कर रहे हैं, दहन से मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जला रहे हैं, तो जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड एक तो उनकी डेफिनेशंस और परिभाषाएं, और प्रत्येक जो भी ऊष्मा की हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की, उनसे रिलेटेड कम से कम एक एक न्यूमेरिकल, ये हम कल करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हैश का नियम है, वैसे आप सभी लोग परिचित है, मैं अभी पूछता हूँ हैश के नियम के बारे में, थोड़ा सा हैश का नियम भी देखेंगे। तो आप बताएंगे, इधर से बताइए, आप बताइए हैश का नियम। आप तो बात पूछेंगे आपसे, आप खड़े होइए, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ खड़े हो गए, नाम बताएं अपना, क्या नाम है? रवि। चलिए, और कौन इधर से? आप बताइए हैश का नियम। कोई भी प्रक्रम, कोई प्रक्रिया दो या दो से अधिक पदों में होती है, प्रत्येक पद में ऊष्मा परिवर्तन समान रहता है। प्रत्येक पद पर ऊष्मा परिवर्तन समान होगा। वेरी गुड। आप बताइए बेटा। कोई भी अभिक्रिया एक या अनेकों पदों में संपन्न होती है तो अवशोषित व उत्सर्जित ऊष्मा समान होती है। वापस से बताएंगे, वापस से। कोई भी अभिक्रिया एक या अनेक पदों में होती है, हाँ, उसमें उत्सर्जित व अवशोषित ऊष्मा समान होती है। हाँ बैठिए ऐसे, चलिए कोई बात नहीं भाई। देखिए हाँ, आप बताइए पहले, फिर बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को जब एक या अनेक पदों में दो या दो से अधिक विधियों द्वारा संपन्न किया जाता है तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा समान रहती है, चाहे किसी भी विधि से किया जाए। वेरी गुड। देखिए बैठिए, शाबाश, बहुत अच्छा बताया। ये तो समझ लीजिए हैश का नियम क्या है। जैसे हमको मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वो ए है, और प्रोडक्ट है बी, ठीक है। अब ए से बी वो ऐसे ही है, जैसे हम मान लीजिए अपने को गौरव टावर से यहाँ पर आना है, उस तरीके से गौरव टावर पर अपने को यहाँ पढ़ने आना है, गौरव टावर से यहाँ आना है। तो एक तो आप गोपालपुरा मोड़ होकर और इधर से गांधीनगर होकर और फिर इस तरीके से आइए, और एक रास्ता है आपका सीधा आ जाइए। सीधा जो रास्ता आ रहा है जवाहरलाल नेहरू रोड, आप सीधा यहाँ आ जाइए। यानी तो कई रास्ते हो सकते हैं यहाँ पहुँचने के। एक रास्ता आप टोंक रोड जाइए और फिर यहाँ आइए, एक रास्ता है आप सीधा जवाहरलाल नेहरू रोड होकर यहाँ आ जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि अभिकारक से जब हम उत्पाद प्राप्त करते हैं तो जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहे हैं वो कई उसके विधियां हैं उस उत्पाद को प्राप्त करने की, लेकिन जो कुल ऊष्मा परिवर्तन है, जो टोटल एनर्जी चेंज है, वो सेम रहेगा। भले आप किसी भी पद से उत्पाद प्राप्त करें, तो टोटल एनर्जी चेंज है वो सेम रहेगा। और कुल ऊष्मा परिवर्तन से तात्पर्य, जैसे मैंने बताया था, पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन या कुल ऊष्मा परिवर्तन मतलब डेल्टा एच। तो यानी चेंज इन एंथैल्पी वो सेम रहेगी, तो डेल्टा एच का मान समान रहेगा भले आप कोई से पद से आए। तो ये आपका हैश का नियम है, ठीक। तो कल हम अब इसको कंटिन्यू करेंगे।